वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकनेमर टेस्ट की। मैकनेमर टेस्ट कब यूज होता है, इसकी कंडीशंस क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल डायकोटोमस होता है, डायकोटोमस मीन्स के वो कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है और उसकी दो कैटेगरीज होती हैं, जैसे यस नो है, पास फेल है, प्रेजेंट एब्सेंट है। तो हमारा जब डिपेंडेंट वेरिएबल डायकोटोमस होता है, यानी उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं, और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो नॉमिनल होता है, तो हम मैकनेमर टेस्ट यूज करते हैं। मजीद ये कि हमारा जो सैंपल है वो रिलेटेड होना चाहिए। सैंपल हमारा रिलेटेड, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, रिलेटेड सैंपल होना चाहिए। इसका मतलब ये कि एक ही सैंपल से हम दो दफा हमने डाटा कलेक्ट करना होता है, तो उसको कहते हैं कि ये रिलेटेड सैंपल है या पेयर्ड सैंपल है। तो सैंपल हमारा रिलेटेड या पेयर्ड होना चाहिए और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डायकोटोमस होना चाहिए। तो इसमें मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखी हैं, जिसमें पहली एग्जांपल ये है कि अगर कोई रिसर्चर ये पता करना चाहता है कि किसी पर्टिकुलर मेडिकेशन की वजह से कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है उन सिम्पटम्स में, वो उनके सिम्पटम्स, किसी भी बीमारी के जो सिम्पटम्स हैं उनमें आफ्टर मेडिकेशन चेंज आता है या नहीं आता। जैसे कि पहले वो सिम्पटम्स जो थे वो प्रेजेंट थे और मेडिकेशन के बाद वो सिम्पटम प्रेजेंट हैं या वो एब्सेंट हैं। तो ये जब देखना होगा कि मेडिकेशन जो है उसका इफेक्ट क्या आ रहा है बिफोर मेडिकेशन और आफ्टर मेडिकेशन, तो सिम्पटम्स में क्या चेंज आया है। अगर इसको दूसरी एग्जांपल में लें तो कोई साइकोलॉजिस्ट जो है वो अगर कोई पर्टिकुलर थेरेपी जो है वो अप्लाई कर रहा है और उसमें वो ये देखना चाह रहा है कि जो किसी इंडिविजुअल्स में जो पैनिक अटैक्स होते हैं वो क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ थेरेपी उनमें जो है वो कुछ कमी आती है या नहीं आती। तो उसमें भी यही होगा कि बिफोर थेरेपी जो उसमें जो पैनिक अटैक्स हैं कि पैनिक अटैक हुआ या नहीं हुआ, इसी तरह से आफ्टर थेरेपी जो है वो पैनिक अटैक हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से दो ऑप्शंस हैं कि पैनिक अटैक हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह से पहले वाली एग्जांपल में ये था कि वो सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट थे या वो नहीं थे। तीसरी एग्जांपल जो है वो हम ये ले सकते हैं कि अगर एक रिसर्चर जो है वो ये पता करना चाहता है कि बायोलॉजी की क्लासेस में, बायोलॉजी के जो लेसन्स हैं उसमें वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस जो हैं उनको यूज करने से क्या स्टूडेंट्स की मोटिवेशन जो है वो एनहांस होती है या नहीं होती। तो फिर वो इससे पहले वो ये जो VR बायोलॉजी सिमुलेशंस हैं इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले स्टूडेंट का मोटिवेशन लेवल देखेगा कि वो मोटिवेटेड है या अनमोटिवेटेड है, और ये VR सिमुलेशंस जो हैं ये इंट्रोड्यूस करने के बाद दोबारा देखेगा और फिर दोनों को कंपेयर करके ये पता किया जा सकता है कि ये VR सिमुलेशंस जो हैं इनका इम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये सिचुएशंस हैं, ये 3 एग्जांपल्स हैं, जिसमें से ये तीसरी एग्जांपल जो है इसको हम पूरी तरह से अभी करते हैं। तो इस शीट में ये डेटा हमारे पास मौजूद है और यहाँ हमने वही एग्जांपल ली है जो कि VR बायोलॉजी सिमुलेशन वाली। तो इसमें हमारे पास डेटा है बिफोर VR सिमुलेशंस। 0 का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो है वो अनमोटिवेटेड है, और आफ्टर जो है उसके बाद जो 1 का मतलब है उसका मतलब है कि वो मोटिवेटेड है। तो जहां पे 0 है इसका मतलब अनमोटिवेटेड, और जहां पे 1 है इसका मतलब है मोटिवेटेड। तो ये जो पहला स्टूडेंट है ये बिफोर सिमुलेशन ये अनमोटिवेटेड था, लेकिन आफ्टर सिमुलेशन एक्टिविटी ये मोटिवेटेड
है। तो इस तरीके से ये पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है और टोटल 38 स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास है। और इसमें अब हम मैकनेमर टेस्ट को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये जो VR बायोलॉजी सिमुलेशंस हैं ये इफेक्टिव हैं या नहीं है। तो इसमें हमें ये कॉन्टिंजेंसी टेबल बनाना होता है। इसमें यहाँ पे जो रोज हैं, इसमें बिफोर VR सिमुलेशन मोटिवेटेड कितने थे स्टूडेंट्स और अनमोटिवेटेड कितने थे, और कॉलम्स में आफ्टर VR सिमुलेशंस कितने मोटिवेटेड थे और कितने अनमोटिवेटेड थे। ये हमने इसमें कैलकुलेट करके लिखे हुए हैं। इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है ये मैं अभी कर रहा हूं। जैसे ये 5 स्टूडेंट्स हैं तो इसको हमने किस तरीके से देखना है, इसको हम देख रहे हैं। ये जो हमारा सेल है पहला वाला, ये है बिफोर VR सिमुलेशन ये मोटिवेटेड थे और आफ्टर VR सिमुलेशन भी ये मोटिवेटेड थे। तो मोटिवेटेड के लिए हम 1 का कोड यूज कर रहे हैं और अनमोटिवेटेड के लिए 0 यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे कि हम यहां पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू, उसके बाद काउंट, और काउंट इफ्स हम यूज करेंगे। ये काउंट इफ्स को हमने यूज करना है। यहां हम ये बिफोर में हम ये पूरी रेंज यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा कॉलम सिलेक्ट किया और ये कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हम यहां पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम 1 लिखेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं जो मोटिवेटेड थे बिफोर सिमुलेशन। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम सेकंड क्राइटेरिया अपना यानी आफ्टर वाला जो है वो यहां से रेंज पूरी इसकी सिलेक्ट करेंगे। ये कॉलम पूरा यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। ये सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया और दोबारा 1 लिख लिया। 1 मोटिवेटेड यानी पहले जो बिफोर सिमुलेशन मोटिवेटेड थे और आफ्टर सिमुलेशन भी मोटिवेटेड ही हैं। अब हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया तो ये 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास आ गए। ये काउंट आया हमारे पास कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बिफोर सिमुलेशन भी मोटिवेटेड थे और आफ्टर सिमुलेशन भी मोटिवेटेड थे। बिल्कुल ऐसे ही फिर ये जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हम इसको डिलीट करते हैं। इसमें हमने लिखा इज इक्वल्स टू काउंट इफ्स। ये काउंट इफ्स पे आ गए और इसमें हमने पहली वाली अपनी जो रेंज है पहला कॉलम उसको हमने सिलेक्ट किया। पहला कॉलम सिलेक्ट हो गया और पहला कॉलम सिलेक्ट करने के बाद अब हमने बताना है कॉमा लगा के। तो यहां हमारा ये था कि बिफोर सिमुलेशन ये मोटिवेटेड ही है, मतलब हम यहां 1 लिखेंगे, लेकिन आफ्टर सिमुलेशन वो अनमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये उसके लिए अब हम दूसरी वाली जो हमारी रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे। दूसरी वाली रेंज को सिलेक्ट किया। ये थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम आ गया, मैं दोबारा से इसको करता हूं। हमने लिखा इज इक्वल्स टू काउंट इफ्स। उसके बाद हमने पहली रेंज सिलेक्ट की। ये पूरा कॉलम हमने सिलेक्ट किया। पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा लगा के 1 लिखा। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाते हैं और हम अपना सेकंड वाला ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करते हैं और ये सिलेक्ट करने के बाद हम वापस कॉमा लगाते हैं और अब हम 0 लिखते हैं क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि बिफोर सिमुलेशन मोटिवेटेड था लेकिन आफ्टर सिमुलेशन वो मोटिवेटेड नहीं था, अनमोटिवेटेड था। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया तो ये हमारे पास 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो आ गए जो कि पहले वो मोटिवेटेड थे, बाद में वो अनमोटिवेटेड हुए। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये वाला सेल जो है इसमें पहले अनमोटिवेटेड है बिफोर सिमुलेशन और आफ्टर सिमुलेशन वो मोटिवेटेड हो गया है, ये कैलकुलेट करेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। इसमें पहले 0 आएगा का कोड आएगा और बाद में 1 आएगा और आखिरी वाला जो
सेल है जिसमें पहले भी अनमोटिवेटेड थे और बाद में भी अनमोटिवेटेड ही रहे हैं, वो भी उसी तरह से आएगा कि उसमें पहले भी 0 आएगा और बाद में भी 0 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये सेल जो है, चारों सेल जो हैं उसके अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लेंगे। हम वैसे काउंट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन डेटा जब बड़ा होता है तो वो काउंटिंग जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाती है, तो हम इस तरीके से काउंट इफ्स जो है इसका ऑप्शन जो है वो यूज करते हैं। इनका टोटल जो है वो 13 आ रहा है, 25 इस तरह से, रो टोटल के बाद कॉलम टोटल भी दिया हुआ है। अब हमने इसका फॉर्मूला देखना है कि मैक्निमर टेस्ट का फॉर्मूला क्या है। ये मैक्निमर टेस्ट का फॉर्मूला है जो कि हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर कितना है, वो 38 हमने यहाँ पे लिख दिया। के हमारे पास कितना है, के हमारे पास 2 है, क्योंकि ये डायकोटोमस वेरिएबल था, 2 ही इसमें ऑप्शंस थे, मोटिवेटेड और अनमोटिवेटेड। अब हम मैक्निमर्स काय स्कोर की वैल्यू फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि जो बिफोर सिमुलेशन और आफ्टर सिमुलेशन जो सेम है, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो पहले भी मोटिवेटेड थे बाद में भी मोटिवेटेड हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनको एक कलर दे देते हैं और इसी तरह से जो पहले अनमोटिवेटेड थे और बाद में भी अनमोटिवेटेड हैं उनको भी ये कलर कर देते हैं। तो बेसिकली हम इनको फर्दर जो है वो यूज नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, इसलिए हमने इनको कलर कर दिया है। हमारे पास यहाँ पे जो बी और सी का जो सिंबल्स हैं, जो लेटर्स हैं, इनमें से बी हम इस सेल को की वैल्यू को ले सकते हैं और सी इसको ले सकते हैं, या हम इसको बी ले लें और इसको सी ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमने कलर कर दिए इनको फर्दर हम यूज नहीं करेंगे। तो कैलकुलेशन में अब हम ये 8 और 17, 8 को हम बी ले लेते हैं और 17 को सी ले लेते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। तो इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट, आगे एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ABS हमने ABS लिखा और ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया। अब B माइनस सी है तो ये B है और माइनस ये C हो गया। इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और फिर -1 किया हमने और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करके इसके ऊपर पावर लगाते हैं, इसका स्कोर करते हैं, ये स्कोर कर दिया और डिवाइडेड बाय B प्लस सी। तो B प्लस सी इसमें हम ब्रैकेट लगा के और फिर B लिखते हैं। ये B जो है हमने B वाले सेल को क्लिक किया प्लस और C वाले सेल को भी क्लिक किया और फिर हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। तो ये काय स्कोर, जो मैक्निमर काय स्कोर की वैल्यू 2.56 आ गई हमारे पास। इसके बाद हमने P वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो P वैल्यू के लिए हम इज इक्वल्स टू लिखेंगे, उसके बाद काय लिखेंगे और काय के बाद यहां पे ये जो काय डिस्ट्रीब्यूशन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब काय डिस्ट्रीब्यूशन में ये पूछ रहा है x मीन्स के इसकी वैल्यू क्या है काय स्क्वायर की, ये सेल पे ले जाते हैं, ये हो गया। और फिर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 होता है, k 2 है तो 2 - 1 इज 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। यहां हमने 1 लिखा और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास इसकी P वैल्यू आ गई 0.1096 विच इज ग्रेटर देन 0.05। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारा यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ये था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, there is no significant difference in the motivation level of students before simulation and after simulation। और हमारा alternate hypothesis ये था कि there is a significant difference in the motivation level of students before simulation and after simulation। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं वो हमें ये बता रही हैं कि
क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो मोटिवेशन लेवल है बिफोर सिमुलेशन और आफ्टर सिमुलेशन, इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है।